Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will study about sudden endogenetic force volcanicity. Geomorphology semester number first, geography honors. आपका फिजिकल ज्योग्राफी में ये हो सकता है चैप्टर, तो यू कैन प्रेफर इट. एंड एक चीज़ मैं बता दूं कि इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से हमारे दो चैप्टर पढ़ने हैं. मतलब इसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं वो दो हैं. पहला तो अर्थक्वेक जो कि हम पढ़ चुके हैं, एंड दूसरा वोल्केनिसिटी जो कि हमारे सिलेबस में है एंड हम इससे पढ़ने वाले हैं. बाकी के जो हमारे चैप्टर्स आएंगे जैसे कि वेदरिंग हो गया, ग्लेशियल इरोजन हो गया, रिवर इरोजन हो गया, और तो ये सारे विंड इरोजन हो गया, तो ये सारे चैप्टर्स जो हमारे होंगे वो कौन से फोर्स की वजह से होंगे? एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से. कहीं ना कहीं वो क्या है, वो हमारी धरती के ऊपर लगने वाले फोर्स है. मतलब अर्थ के अंदर नहीं है, बाहर वाली है. ठीक है, तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे. और काफ़ी टाइम के बाद मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. एंड नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अभी ये चैप्टर जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड फिर वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो. बाकी सबका मैंने प्राइस सेट करके रखा हुआ है ना, तो सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि दीदी आपने प्राइस सेट कर दिया. तो अभी देखो कुछ दिनों की बात है, मैं उसको डिलीट करने वाली हूँ, और डिलीट कर दूँगी तो फिर सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उतना टाइम बच नहीं पा रहा है मेरे पास. तो टाइम तो लगेगा सारा का सारा PDF अपलोड करने में फिर से वापस से. तो देखते हैं कब तक हो पाता है. लेकिन अब जो वीडियोस आएंगी उनमें आप डायरेक्टली जा कर के अब क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या है हमारा वोल्केनिसिटी, वोल्केनोज क्या है, एंड किस तरह से हमें और पढ़ना है. सबसे पहले हम देखेंगे वोल्केनोज क्या होते हैं. ओके, तो वोल्केनोज क्या है हमारे? वोल्केनो इज अ प्लेस वेयर गैसेस, एशेज और मोल्टन रॉक मटेरियल लावा स्कैप टू द ग्राउंड. ये उस पॉइंट की बात की जा रही है, उस जगह की बात कर रही है जहाँ से जो हमारे गैसेस और जो राख है और मोल्टन रॉक मटेरियल, जो पिघला हुआ रॉक है हमारा, वो बाहर आता है ग्राउंड पे. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वोल्केनो कहते हैं. बेसिकली हम उस प्लेस को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं. ठीक है, अभी देखो जो वोल्केनो है ना, वो एक तो की प्रकृति की देन है, ये नेचुरल है, पर ये एकदम इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है कि क्या ही बताऊँ. ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये बात सबको पता है. जैसे कि अर्थक्वेक होता है सिमिलर वे में, तो अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं. तो लगता है ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा बहुत पहले से ही जो हमारे एंशियंट पीपल थे, एंशियंट लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे बहुत पहले, उनका भी यही मानना था कि ये क्या है, प्रकृति का प्रकोप है. ऐसा मान करके इसकी पूजा की जाती है. तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से जगह पे किस नाम से इनको माना जाता है. ऐसा बोल सकते हो दैवीय प्रकोप माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है. तो जापान में फ्यूजियामा के नाम से, केन्या में किलिमंजारो, एंड इंडिया में ज्वाला देवी के नाम से, इन नामों से इन्हें पूजा जाता है. ठीक है, इन जगहों पे, इन देशों में. इतना क्लियर हो गया सबका. आगे हमारे पास है द होल और क्रैक फ्रॉम विच द बर्निंग मटेरियल कम्स आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वोल्केनो. या फिर आप बोल सकते हो कि वो होल, उस क्रैक, सेम चीज़ मैंने जो ये वाला बताया ना, इसका मैंने वही सेम बता दिया है कि जहाँ से उस क्रैक को, उस होल को आप वोल्केनो कह सकते हो, जहाँ से मोल्टन मटेरियल, बर्निंग मटेरियल सब वापस हमारे अर्थ के ऊपर आते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ से. ओके, वोल्केनिसिटी क्या होता है? तो the term volcanicity covers all those processes in which molten rock material or magma rises into the crust or is poured out on its surface, there to solidify as a crystalline or semi-crystalline rock. एस डब्ल्यू ओल्ड्रिज एंड आर एस मॉर्गन, 1959. तो आप देख सकते हो कि मॉर्गन के द्वारा या फिर ओल्ड्रिज के द्वारा क्या कहना है, इन्होंने वोल्केनिसिटी टर्म को कैसे डिफाइन किया है. तो इनका कहना है कि सारे प्रोसेसेस जिसमें जो हमारा मोल्टन रॉक मटेरियल है या फिर मैग्मा है, वो ऊपर आता है, क्रस्ट के ऊपर आता है. ठीक है, धरती के ऊपर आता है, और वहाँ आकर के क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सॉलिड में चेंज हो जाता है. ठीक है, एज ए क्रिस्टलाइन बोलो या फिर सेमी क्रिस्टलाइन रॉक, तो उसे हम कहते हैं वोल्केनिसिटी. ठीक है, तो अभी देखो वोल्केनिक इरप्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी तो सेम होता है. इन सब का क्या कहना है कि एक हमारी अर्थ हो गई, और अर्थ के अंदर क्या है, मोल्टन मटेरियल है. ये मोल्टन मटेरियल हो गया. ठीक है, तो मान लो हमने ऐसे बना दिया, तो ये मोल्टन मटेरियल हमारा क्या है, ऊपर की तरफ अर्थ के
ऊपर आ रहा है तो इंटीरियर से क्या आया, ऊपर की तरफ आया, और ऊपर जैसे ही आएगा तो ऊपर का जो टेम्परेचर होगा यहाँ धरती के ऊपर का, वो क्या होगा, वो कम होगा। कहीं ना कहीं जो धरती के अंदर का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे ये मोल्टेन मटेरियल ऊपर आया तो ऊपर आते के साथ ही क्या होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किसका कहना है, ये कहना है ओल्ड्रिज का और मॉर्गन का, कि इसे ही हम कहते हैं वोल्केनिसिटी। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म क्या है, इंक्लूड्स ऑल फेनोमेना कनेक्टेड विद द मूवमेंट ऑफ हीटेड मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर टू और टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। पी वॉर्सेस्टर का क्या कहना है कि वोल्केनिज्म सारे प्रोसेसेस को अपने अंदर इंक्लूड करता है। वोल्केनिज्म के अंदर सारे फेनोमेनाज हमारे आएंगे जो किससे कनेक्टेड है, जितने भी मटेरियल्स ऊपर आ रहे हैं ना इंटीरियर ऑफ अर्थ के, ठीक है, तो उनमें जितने भी फिनोमिनाज अलग अलग टाइप्स के होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी है कि जस्ट ऐसे नीचे से जितना भी मटेरियल है वो गर्म था पूरा, ऐसे ऊपर आया और सोलिडिफाई हो गया। इस प्रोसेस में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उसको उन सारे प्रोसेसेस को, उन सारे फिनोमिना को किस में इंक्लूड किया जा रहा है, वोल्केनिज्म में। ठीक है, कि वो सारे प्रोसेसेस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, वोल्केनिज्म कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास है मैग्मा। मैग्मा क्या होता है, तो इज अ मोल्टन रॉक मटेरियल फाउंड बीनीथ द सॉलिड रॉक ऑफ द रॉक्स ऑफ द क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ये 2 बार आ गया रॉक्स हमारा ना, कोई बात नहीं। मैग्मा हमारा क्या है, मोल्टन रॉक मटेरियल है जो कि जस्ट जो सॉलिड पार्ट है ना हमारा क्रस्टल एरिया, उसके नीचे पाया जाता है ये मोल्टन मटेरियल। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के जस्ट नीचे, विच इज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड इन विच गैसेज एंड अदर सबस्टांसेस आर ऑल्सो फाउंड। ठीक है, तो कहना है क्या कि जो हमारा मैग्मा होता है, एक तो कि वो क्रस्ट के नीचे होता है और वहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होता है, एंड उसमें मैग्मा में गैसेस एंड अदर सबस्टांसेस भी मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्मा किन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, लावा, गैसेस एंड वेपर। ठीक है, तो अब ये मैग्मा में जब गैस और वेपर हट जाएगा मैग्मा में से, तब सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, लावा बचेगा। जैसे कि हमारा ये क्या हुआ, इरप्शन हुआ, तो इरप्शन के टाइम में मैग्मा बाहर आता है, तो मैग्मा में गैसेस होंगे एंड वाटर वेपर होगा। वाटर वेपर सेम वही चीज़ हो गई। लावा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो जब वो सारी निकल जाएंगी ना, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, लावा बचेगा। व्हेन द मैग्मा कम्स टू द सर्फेस ऑफ अर्थ द गैसेस एंड वाटर वेपर मिक्सड इन इट कम आउट। जो गैसेस होते हैं हमारे, वाटर वेपर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वापस जब ये क्या है, ये मोल्टन मटेरियल है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म से जब ऊपर आएगा तो ये सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिडिफाई कब होगा, जब इसके गैसेस क्या होंगे, जो वाटर वेपर होंगे वो उड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये उड़ जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लावा। ठीक है, इतना हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रीजन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन का रीजन क्या है, ठीक है, तो रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल इवन टुडे। तो ये हमारे जो अर्थ का इंटीरियर है उससे रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं हमारे पास इतनी ज़्यादा जानकारी आज भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारे तर्क देखे, जिसमें हमें पता चल रहा था कि किसी ने टेम्परेचर के बेसिस पे कह दिया कुछ, और किसी ने प्रेशर के बेसिस पे कुछ कह दिया, तो सबके अलग अलग थे अपने अपने। ठीक है, तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम कोशिश कर रहे हैं जानने की। इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने की कोशिश की हमने, अब उसके बेसिस पे क्या बताएंगे, वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बताएंगे कि कौन से रीजन है इंटीरियर ऑफ अर्थ में, कौन सी चीजें हो रही हैं जिनकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो वोल्केनिक इरप्शन होने के पीछे की कारण है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आपने अगर अर्थक्वेक चैप्टर नहीं पढ़ा, आइसोस्टेसी का चैप्टर नहीं पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आप इसको मत पढ़ना। ठीक है, आप मैंने जैसे जैसे ये पीडीएफ बनाया हुआ है ना, मतलब इस वाले प्लेलिस्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप स्टार्टिंग से पढ़ो, तब जाके ये चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आएगा। पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ लेना, फिर आइसोस्टेसी पढ़ लेना, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ लेना, तो पता चलेगा कि अरे कहीं ना कहीं जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसमें जो चीज़ें हैं वो है रीज़न वोल्केनिक इरप्शन के पीछे। प्लेट टेक्टोनिक है, आइसोस्टेसी है, ये सब क्या है, वोल्केनिक इरप्शन के पीछे के रीजंस है। ठीक है, तो पहले आप वो सब चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना। ओके, अब हमारा सबसे पहला रीज़न क्या है, हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ।
अब हाई टेम्परेचर आया तो आप इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात हो रही है ना भाई, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ हमें कहाँ से मिलेगा, उस चैप्टर से मिलेगा। अब उस चैप्टर को हम क्लियर कर लेंगे तो ये समझने में कितना ही टाइम लगना, बहुत ईजी है। हाई टेम्परेचर क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली समझाने की कोशिश करूँ बिना पढ़े हुए, तो देखो जो हमारी अर्थ है उसके नीचे बहुत ज़्यादा मोल्टन मटेरियल है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है और बोला जाता है कि 1 डिग्री पर 32 मीटर में क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सोचो अंदर कितना टेम्परेचर होगा, कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, वो मोल्टन रॉक में मोल्टन स्टेट में होगा और बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो उसकी वजह से नहीं, ये ऊपर भी प्रेशर की वजह से आ सकता है। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन हुआ ना, ये ऊपर आया। तो अभी इसको पढ़ के समझ लेते हैं एक बार कि हाई टेम्परेचर है इंटीरियर ऑफ अर्थ में आज भी पाया जाता है। एंड किस हिसाब से टेम्परेचर अर्थ के वार्म में बढ़ता है, अर्थ के इंटीरियर में, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर्स। ओके, and apart from this the radioactive substances found there keep on increasing the temperature further by fission। radioactive elements भी होते हैं, radioactive substances होते हैं जो कि fission उनमें होते रहता है तो टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज होता है। although the rock in the earth's crust must be in molten state due to the high temperature, but due to heavy weight of the upper layer the rock do not melt completely। the molten rock magma move upward along with the water vapor when the upper pressure decreases due to any reason। क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर क्रस्ट के तरफ से लग रहा होता है, अर्थ के जो अपर पार्ट है उस पर क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स है, बहुत सारे रॉक्स है, बड़े बड़े चट्टाने हैं, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होता है। तो उन प्रेशर्स की वजह से ना मतलब चीज़ें तो ऊपर नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही किसी भी ऐसा जगह हुआ जहाँ से प्रेशर कम हुआ, जैसे ही कम हुआ जो नीचे की चीज़ें हैं ना मोल्टन मटेरियल वो ऊपर आने लगते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर किस तरह का रीज़न है, किस तरह से वोल्केनिक इरप्शन होने दे रहा है, वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़े तो जनरेशन ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर, अब ये कैसे आएगा, तो हमने पढ़ा हुआ है अभी, जिसने भी एक बार कंप्लीट कर लिया होगा मेरे नोट्स के थ्रू, मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, तो उसको समझ में आ जाएगा कि जब हमारा ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में कहीं ना कहीं क्रैक्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं बहुत सारे। तो उन क्रैक्स के थ्रू अगर पानी नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा, तो नीचे तो हीट है, तो हीट से क्या होगा, हीट ये इधर हीट हो जाएगा, पानी इधर आएगा, तो जो पानी हीट हुआ तो वो क्या करेगा, जनरेट करेगा वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जनरेट करेगा तो उस वाटर वेपर को कहीं से निकलने की जगह तो चाहिए ना, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ये आई थिंक हमने शायद प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा है या फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ में, ये हमने रीजन पढ़ा हुआ है वाटर वाला। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैंने बोला कि वो सारे चैप्टर्स पढ़ के आना तो बहुत ईजी होगा। Whenever ocean water or groundwater goes deep into the ground through falls or cracks, it turn into water vapor due to high temperature। हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी पानी क्रैक्स और होल्स के थ्रू नीचे चला जाता है इंटीरियर ऑफ अर्थ में, तो वो क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। एंड देन 75 to 90% of gaseous substances remain in water vapor। Okay, this water vapor heats up to 135 degrees Celsius under the influence of pressure and brings a very explosive condition। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, एक एक्सप्लोसिव कंडीशन क्रिएट हो जाता है। एंड देन सारी चीज़ें क्या होंगी, कहीं से ऐसा क्रैक ढूंढेंगी और वहाँ से ऐसे फट जाएंगी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे अर्थक्वेक में भी स्पेशली। एंड नेक्स्ट वन इज इम्बैलेंस। अब इम्बैलेंस किससे आप रिलेट कर पा रहे हो, आइसोस्टेसिस से। आइसोस्टेसिस भी तो वही था ना, असंतुलन। ठीक है, तो अभी देखते हैं उसमें भी क्या हो रहा था, संतुलन को बनाए रखने के लिए, आइसोस्टेसिस बनाए रखने के लिए किसी भी लैंडफॉर्म के लिए अगर यहाँ से इरोजन हो रहा है मान लो, तो ये इरोज होकर के यहाँ पे डिपॉजिट होगा इधर आकर के, और ये डिपॉजिट हुई चीज़ें फिर से नीचे आएंगी और इधर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो ऊपर उठने की कोशिश करेंगे मोल्टन मटेरियल में बन करके, और कहीं ना कहीं ये ऊपर आने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये क्रिया एक हो रही है। तो बैलेंस करने के लिए भी वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। हमने पढ़ा था वहाँ पे आइसोस्टेसिस में कि जो हमारे बहुत सारे इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं वो क्या होता है, काम करते रहते हैं जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो रीजनल imbalance arises due to geomorphic processes on the surface. It affects the geological system. Due to geological imbalance, rock movements, earthquakes, faults, etc. occur. Magma flows in the ground to establish equilibrium. In this way, structural changes take place in the geological regions and volcanic activity is active। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बहुत सारे होते रहते हैं अर्थ सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्बैलेंस होता है। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हमारे सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि इरोजन वगैरह हो गया, तो इन सब ये सब क्या क्रिएट करती है, इम्बैलेंस क्रिएट करती है।
अभी तो ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, एक लैंड फॉर्म है, अभी ये बैलेंस, अब इरोजन होगा तो क्या होगा, चीज़ें यहाँ से कटनी शुरू हो जाएंगी, तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। तो इसको ना बैलेंस करने के लिए जो हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, वो अपना इंडोजेनेटिक फोर्स लगाते रहती है, ठीक है। जो हमारे मैग्मा फ्लोज हैं जो होते रहते हैं हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ में, वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और वो कहीं से इधर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी भी हमारा एक्टिव हो जाता है। ओके, डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। अभी याद रखना है कि इम्बैलेंस की वजह से अर्थक्वेक भी होएगा हमारा। अभी प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से कैसे हुआ, तो द प्रेशर ऑफ सब्सटेंसेस इंक्रीज कंटिन्यूसली और मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जो प्रेशर ऑफ सब्सटेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाएंगे। ड्यू टू इनॉर्मस प्रेशर अपर लेयर ऑफ अर्थ्स कोर द रॉक रिमेन इन सॉलिड स्टेट व्हेन देयर इज अ हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अर्थ का कोर है, यहाँ पे कोर की बात हो रही है, तो कोर का जो अपर लेयर है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है, और इतना ज़्यादा कोर का अपर लेयर प्रेशर बनाता है कि जो इंटीरियर कोर है हमारा वो सॉलिड स्टेट में होता है हाई टेम्परेचर होने के बावजूद, ठीक है। तो वेन एवर द अपर प्रेशर डिक्रीजेज ड्यू टू जियोलॉजिकल मूवमेंट द लोअर रॉक्स स्टार्ट मेल्टिंग ड्यू टू दिस देयर वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड मैग्मा ट्राइज टू एग्जिट थ्रू अ वीकर लेयर। तो अभी देखो, अब कोर की बात हो रही है कि कोर का अपर लेयर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, जैसे कि हमारा क्रस्ट कर रहा था, तो वैसे ही अंदर वाला सॉलिड स्टेट में रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वाला प्रेशर घटेगा ना किसी भी मूवमेंट की वजह से, तो ये क्या होगा, ये मेल्ट होने लगेगा, एंड मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं से ये निकलने की कोशिश करेगा, एग्जिट करने की कोशिश करेगा। तो जहाँ भी इसको विकर सेक्शन दिखेगा, विकर पॉइंट मिलेगा, वहां से वो निकल जाएगा, फट जाएगा। तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ हमारा। नेक्स्ट वन इज प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक का चैप्टर ना बहुत अच्छे से मैंने कवर करा दिया, आप एक बार ज़रूर कर लेना, एंड अगर वो समझ में आ गया तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, यहाँ पे समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा समझो। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक, हाँ चलो ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक वोल्केनिक इरप्शन क्रिएट करता है हमने पता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ हार्ड एंड प्रेजेंट प्लेट्स विच हैव वोल्केनिक एक्टिविटीज नियर देयर डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट पढ़ा है ना प्लेट टेक्टोनिक में आपने, तो वोल्केनिक एक्टिविटीज ज़्यादातर कहाँ होती है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट में। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ठीक है, आप जाकर के प्लेट टेक्टोनिक चैप्टर पढ़ो, वहाँ से क्लियर एकदम हो जाएगा कि डाइवर्जेंट कौन सा है एंड कन्वर्जेंट कौन सा है, किस तरह के वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे होते हैं। व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर द प्रेशर ऑन द इज डिक्रीजेस. As the result, some part goes down into mantle or substratum which starts melting. चलो बता तो रहा ही है. It takes the form of magma and comes to the earth after finding a way out, usually active 200 to 250 किलोमीटर away from the substratum zone. ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जब टू प्लेट्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं ऐसे, तो ऐसे क्या होगा कि एक प्लेट नीचे चला जाएगा, कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। अब इंटीरियर ऑफ अर्थ हमारा हाई टेम्परेचर के साथ है, ये हमारा सबस्ट्रेटम जोन होता है, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, ये जो प्लेट है हमारा वो मेल्ट हो जाएगा, एंड मेल्ट होने के बाद ये कहीं ना कहीं इस जगह से दूर 200 to 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम सबस्ट्रेटम जोन क्या होगा, ये कहीं जगह ढूंढेगा, विकर पॉइंट ढूंढेगा, जहाँ से क्या होगा, ये इरप्ट करेगा। ऐसे हमने बहुत सारे आइलैंड देखे हैं प्लेट टेक्टोनिक के चैप्टर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। Volcanoes are divided into three types on the basis of periodicity of eruption. Eruption के periodicity के बेसिस पे हमारे कितने टाइप के वोल्केनोज हैं, तो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। पहले हमारा एक्टिव वोल्केनो आर दोज विच constantly eject volcanic lavas, gases, ashes, fragmental materials. Etna and Stromboli of Mediterranean Sea are the most significant example of this category. ठीक है, तो एक्टिव वोल्केनोज हैं हमारे। अब एक्टिव बोल रहे हैं तो सिंपल सा इसका क्या मतलब है कि वो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और उनसे ना बहुत सारे लावास गैसेस, अब एक्टिव है तो जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो ये लावास और गैसेस तो निकलेंगे ही, है ना। तो अब एग्जाम्पल बता रहे कि कहाँ पे अक्सर एक्टिव रहते हैं ये वोल्केनो, तो इटना और स्ट्रोम्बोली ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है इस कैटेगरी के एक्टिव वोल्केनो के। डोरमेंट वोल्केनो ये क्या होता है, तो आर दोज विच बिकेम क्वाइट आफ्टर देयर इरप्शन फॉर सम टाइम एंड देयर आर नो इंडिकेशन फॉर फ्यूचर इरप्शन बट सडनली दे इरप्ट वेरी वायलेंटली एंड cause enormous damage to human health and wealth. Vesuvius volcano is the best example of dormant volcano which erupted first
79 AD and subsequent eruption occurred in 1803, 1872, 1927 and 1943. आप यहाँ पे देख सकते हो डोरमेंट वोल्केनो ऐसा होता है ना कि एक बार इरप्ट हुआ उसके बाद एकदम शांत हो जाता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, इरप्शन होगा, कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन सडनली ये इरप्ट होता है और इसकी वजह से अब सडनली इरप्ट हो रहा है तो ह्यूमन हेल्थ एंड वेल्थ को तो डैमेज होना ही है, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस होता है डैमेज, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। अभी देखो 79 एडी में, सोचो 79 एडी में ये वोल्केनो इरप्ट हुआ है, विसोवियस एग्जाम्पल है इसका, विसोवियस वोल्केनो 79 एडी में इरप्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद कब, 1803, आप देख सकते हो कितने साल बाद, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद 1872, फिर 1927, फिर 1943, मतलब बहुत टाइम बाद। ये तो मतलब फिर भी थोड़ा आसपास में है, मतलब कम गैप है, लेकिन 79 एडी और 1803 के बीच में देखो कितना ज़्यादा मतलब टाइम पीरियड का जो है डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा है। और इसके बीच में तो कितने लोग आए कितने गए किसने पता है कि यहाँ पे इरप्शन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन वेल्थ एंड हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब उसके बाद है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। तो आप एक्सटिंक्ट वोल्केनो का आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल है हमारा, are considered extinct when there are no indication of future eruption, the crater is filled up with water and lakes are formed. It may be pointed out that no volcano can be declared permanently dead as no one knows what is happening below the ground surface. It has not erupted in past 10,000 years. Example Mount Kenya, साउथ अफ्रीका में जो है, माउंट पोपा जो कि म्यांमार में है, और माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है। ओके, तो यहाँ पे एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो विलुप्त हो गए, ठीक है, मतलब फ्यूचर में कोई संभावना नहीं है कि हम उन्हें देख सकते हैं। तो ऐसे वोल्केनोज की बात हो रही है कि एक बार कभी वो इरप्ट हुए होंगे और उसके बाद क्या हुए, उसके बाद वो हमेशा के लिए मतलब ख़त्म हो गए, वो वहाँ पे अब कोई इरप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे तो क्रेटर फॉर्म्ड हो ही जाता है, तो जो यहाँ पे ऐसे क्रेटर फॉर्म हुआ तो वो लेक बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। मतलब हमें फील ही नहीं होता कि इसमें कभी इरप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्यों लग रहा है कि हम नहीं जानते कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या चल रहा है, ठीक है। किसी भी वोल्केनो को, किसी भी जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है उस जगह को हम नहीं बोल सकते कि वो हमेशा के लिए क्या हुआ, वहाँ पे इरप्शन खत्म हो गई। जैसा कि आपने विसोवियस वाला देखा डोरमेंट वोल्केनो में कि 79 एडी के डायरेक्टली बाद 1803 में इरप्शन हुआ। तो इतने बीच में तो सबने यही सोचा होगा ना कि इरप्शन यहाँ पे होगा ही नहीं कभी, अब खत्म हो गया। अभी कोई 1 साल 2 साल देखे, 3 साल 4 साल देखे, ठीक है, तो चलो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई वोल्केनो, हम मान तो नहीं सकते ना कि क्या चल रहा है हमारे अर्थ के अंदर में, नहीं पता हमें, तो कभी भी इरप्शन हो सकता है। तो अगर कोई भी वोल्केनो जो है 10,000 ईयर तक नहीं, पिछले 10,000 सालों तक नहीं इरप्ट हुआ है, तो हम उसको मान लेंगे कि एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है, ऐसा बोला गया है। एग्जाम्पल में हमारे माउंट केनिया और माउंट पोपा और माउंट किलिमंजारो तो दिया ही हुआ है, तो आप इसे याद कर लेना। आगे बढ़े हम, आगे हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ इरप्शन वोल्केनोज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सेंट्रल इरप्शन टाइप और एक्सप्लोसिव इरप्शन टाइप, और दूसरा फिजर इरप्शन टाइप और क्वाइट इरप्शन टाइप, ठीक है। तो पहला में हम समझ सकते हैं पहले में कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्सप्लोसिव हो रहा है, तो चीज़ें भी क्या होंगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी। और दूसरा क्या है, क्वाइट इरप्शन है, ठीक है, अकर अलॉन्ग लॉन्ग फ्रैक्चर फॉल्ट और फेजर, ये क्या हो, जहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह दिखेंगे ना, फॉल्ट वगैरह दिखेंगे, ये वहाँ पे इरप्ट होगा, ठीक है। तो हम ये तो हमने देख लिया, ये छोटा सा ही हमें इतना ही देखना था, लेकिन जो सेंट्रल इरप्शन टाइप है ना वो हम ज़्यादा देखेंगे। सेंट्रल मतलब क्या है कि ऐसे हमारा है तो ये सेंटर में हो रहा है, ठीक है। और फ्रीजर में क्या हो कि कहीं पे फ्रैक्चर है तो ये वहाँ से इरप्ट हो गया, कहीं पे भी फॉल्ट दिखा उसको तो ये वहाँ पे इरप्ट हो गया, तो ये बात हो रही है। तो सेंट्रल इरप्शन टाइम में क्या अकर्स थ्रू अ सेंट्रल पाइप, ये सेंट्रल पाइप बताया ना मैंने, ये सेंट्रल, यहाँ पे अगर ऐसे है तो ये सेंट्रल पाइप के थ्रू हमारा सेंट्रल इरप्शन होता है। एंड स्मॉल ओपनिंग बाय ब्रेकिंग एंड ब्लोइंग ऑफ क्रिस्टल सरफेस ड्यू टू वायलेंट एंड गैसेस एक्यूमुलेटेड डीप विद इन द अर्थ, ठीक है। तो हमारे अर्थ के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली कि लावा भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, मॉल्टन मटेरियल्स हमारे, तो वो सब ऊपर आएंगे, ठीक है। तो किसके थ्रू आ रहे हैं, सेंट्रल पाइप के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। और प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे तो ओपनिंग हो ही जाएगा।
द इरप्शन इज सो रैपिड एंड वायलेंट। अभी याद रखने की जो सेंट्रल इरप्शन हमारा होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, जो बहुत चीज़ें तहस नहस करेगा। दैट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वोल्केनिक मटेरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ लावास, वोल्केनिक डस्ट एंड एसेस, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स एक्सेट्रा रिजेक्टेड अप टू 1000 मीटर्स इन द स्काई। बहुत दूर तक स्काई में, बहुत ऊंचाई तक ये चीज़ें फैलेंगी, ठीक है, जब वोल्केनिक इरप्शन होगा। वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड आर डिजास्टर नेचुरल हैजर्ड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब टाइप। अब इसको ना 5 सब टाइप में डिवाइड किया गया है, तो हम उसको पढ़ेंगे। एंड याद रखना है कि जितने भी सेंट्रल हमारे इरप्शन टाइप होंगे वो सारे क्या होंगे, डिजास्टर्स होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, वो डिस्ट्रक्टिव होंगे, चीज़ों को वो तहस नहस करेंगे। पहला है हवाईयन टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। तो हवाई आइलैंड में जो होता है, तो सच टाइप ऑफ वोल्केनोज इरप्ट क्वाइटली ड्यू टू लेस viscous lava and non-violent nature of gases, common occurrence on हवाई आइलैंड। अक्सर ये हवाई आइलैंड में अकर करते रहता है और ये मतलब ना बहुत शांति से क्या होते हैं, इरप्ट कर जाते हैं। ये उतना ज़्यादा क्या होता है, वायलेंट नहीं होता है नेचर के साथ। जैसे कि कोई वुल्कानो है रैपिडली ये भी होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि ये क्या है, सेंट्रल, तो सेंट्रल पाइप के थ्रू एक तो इरप्ट होंगे। अगर ये हमारा वुल्कानो वाला जगह है तो ये सेंट्रल पाइप के थ्रू इरप्ट होंगे, हवाईयन टाइप ऑफ वुल्कानो भी, ओके। लेकिन ये क्या होंगे, ये मतलब उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होंगे नेचर के। जैसे कि हमारे जो पांचों हमारे वोल्केनोज हैं उसमें से कोई कोई ऐसा होगा जो कि जब इरप्ट होगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो कि जैसे होता है ना कि बहुत गड़गड़ाहट के साथ ऐसे इरप्शन हुआ, तो उस टाइप का होगा। तो हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनोज ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉन वायलेंट है थोड़ा। आगे हमारे पास है स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो। तो याद रखना है कि स्ट्रोम्बोली एक जगह है, वहाँ पे ये इरप्शन ज़्यादा होता है, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, ठीक है। तो वोल्केनो आफ्टर नेम स्ट्रोम्बोली वोल्केनो ऑफ लिपारी आइलैंड। देखो लिपारी आइलैंड पे क्या है, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो है, तो इसके नाम पे क्या रखा गया है, स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो। इन द मेडिटेरेनियन सी इरप्ट विथ मॉडरेट इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ ये भी आता है, ठीक है। और सेंट्रल पाइप के थ्रू, ये तो सबको पता है। बिसाइड लावा अदर वोल्केनिक मटेरियल्स लाइक प्यूमाइस, स्कोरिया, बॉम्ब्स एक्सेट्रा आर आल्सो इजेक्टेड अप टू ग्रेटर इन द स्काई। दिस वोल्केनिक मटेरियल्स अगेन फॉल डाउन इन द वोल्केनिक क्रेटर्स। ये ऐसे पूरा का पूरा उछलेंगे और उसके बाद क्या आएंगे नीचे, ये वोल्केनिक क्रेटर में ही गिर जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये है हवाईयन आइलैंड का पिक्चर और ये क्या हमारा स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो का। यहाँ पे आप देख करके ऐसा लग रहा है ना कि क्या एक बॉम्ब क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ है, या फिर जैसे हम करते हैं ना, हमारी जो होली की सेलिब्रेशन होती है, दिवाली की सेलिब्रेशन होती है, तो जो पटाखे जलते हैं तो कुछ इस तरह की चिंगारियाँ निकलती है ना, तो वैसे ही होता है स्ट्रोम्बोलियन टाइप ऑफ वोल्केनो में भी। नेक्स्ट है वोल्केनियन टाइप ऑफ वोल्केनो। तो आप इसमें देख सकते हो कि धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, एसेस बहुत सारे होते हैं। नेम्ड आफ्टर वोल्केनो ऑफ लिपारी, ये भी लिपारी आइलैंड का ही है मेडिटेरेनियन सी में। तो यहाँ पे जो वोल्केनो है उसके नाम पे वोल्केनियन टाइप ऑफ वोल्केनो रखा गया है। एंड सिस वोल्केनोज इरप्ट विथ ग्रेट फोर्स एंड इंटेंसिटी। वो मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ है, जो स्ट्रोम्बोलियन था वो मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ था, लेकिन जो वोल्केनियन है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बाहर निकलता है। एंड लावाज आर सो विस्क्यूस एंड पेस्टी दैट दीज आर क्विकली सॉलिडिफाइड एंड हार्डेड। जो निकलती हैं चीज़ें वो बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं, सॉलिडिफाई हो जाती हैं, हार्डेड हो जाती हैं। Violent gas break and scattered lava crust and into angular fragments and appear in the sky as ash-laden volcanic clouds of dark and often black color, assuming a cauliflower shape। ठीक है, तो ये इस तरह से निकलती हैं बाहर। पूरा बादल क्या होता है, इधर जितने भी चीज़ें होती हैं, क्लाउड पूरा का पूरा हमारा डार्क हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो एसेस होती हैं, जो गैसेस होती हैं, वो फैल जाती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली मैंने एक पिक्चर उठा लिया, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। और जो हमारा बनाने वाला पिक्चर होगा वो हम इसी में देखेंगे, आगे के जो हमारे पेजेस होंगे उसमें देख लेंगे किस तरह से वोल्केनियन टाइप ऑफ को हम बना सकते हैं। उसके बाद है पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनो। देखो पिलियन और प्लिनियन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिस आर नेम्ड आफ्टर प्ली वोल्केनो ऑफ Martinique Island in the Caribbean Sea, most violent and explosive eruption of Krakatoa volcano in 1883 in Krakatoa Island, located in Sunda Strait between Java and Sumatra, that is 36,000. And eruption of Mount Plee on May 8, 1902 destroyed the whole town, 28,000 inhabitants. तो ये देखो पहली चीज़ तो कि जो पिलियन वोल्केनो है, पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनो, ये किसके नाम पे रखा गया है, तो पीली वोल्केनो, जो कि मार्टिनिक आइलैंड में है, कैरेबियन सी में, ठीक है। तो मार्टिनिक आइलैंड पे है ये पिली वोल्केनो और इसके नाम पे रख दिया गया पिलियन टाइप ऑफ वोल्केनो। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। जब ये वोल्केनिक इरप्शन होता है तो ये
बादल मतलब ये बहुत ऊंचाई तक जाता है, ठीक है। और इसके इरप्शन के बाद ना बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती हैं। तो इसका तो आप छोड़ ही दो, आप देख सकते हो लेकिन कि कितना ऊपर तक क्राकाटोआ में जो इरप्शन हुआ वो कहाँ तक गया 1883 में, जावा और सुमात्रा के बीच में जो सुंडा स्ट्रेट है वहाँ पे। ओके, अब उसके बाद आप देख सकते हो कि जो माउंट पिलीपे जिसके नाम पे ये रखा गया है नाम एक्चुअली, तो वहाँ पे जब इरप्शन हुआ 8 मई 1902 को, तो उसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या किया, पूरे शहर को ही बर्बाद कर दिया। तो कितना ज़्यादा ये एक्सप्लोसिव था। ओके, लगभग 28,000 ऑफ इनहेबिटेंट्स। उसके बाद है विसुवियस टाइप ऑफ वल्केनो। अक्सर आपको ये विसुवियस नहीं देखने को मिलेगा, इसकी जगह पे आपको प्लिनियन टाइप ऑफ वल्केनो मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर प्लिनियन है तो घबराना नहीं है, वो हमारा क्या है, विसुवियस टाइप ऑफ वल्केनो है, ठीक है। These are the more or less similar to Vulcanian and Strombolian type of volcano. Difference lies only in the intensity of expulsion of lava and gases. The most destructive type of eruption is called as Plinian type because the fact that such type of eruption was first observed by Pliny in 1780. ठीक है, तो ये नाम किसके द्वारा रखा गया है, प्लिनी के द्वारा। 79 एडी में इन्होंने ऑब्जर्व किया था पहली बार, इसलिए इन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रख दिया। फिर बाकी के लोगों ने इनके नाम पे इनका नाम रख दिया, जो भी था, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और यूँ कहे तो ये वुल्कानियन और स्ट्रोम्बोलियन की तरह ही होता है, लेकिन क्या है, तीव्रता की क्या है, डिफरेंसेस है, ठीक है। इनके जो गति है, इनकी जो इंटेंसिटी है, उनमें डिफरेंसेस है। ये बहुत एक्सप्लोसिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे है प्लिनियन, ये हमारा प्लिनियन वोल्केनो, ठीक है। ये हमारा है प्लिनियन इरप्शन, ये है वोल्केनिक इरप्शन, ये है हवाईयान इरप्शन, और ये है स्ट्रोम्बोलियन। हवाईयान में भी क्या है, ये हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल से ही निकल रहा है, ठीक है। ईजिली मतलब ये उतना ज़्यादा क्या है, डिस्ट्रक्टिव तो होएगा ही, क्योंकि ये सेंट्रल पाइप के थ्रू निकल रहा है, लेकिन वायलेंट नहीं होता। वायलेंट इधर दिख रहा है कहीं भी, ये देखो कितना ज़्यादा वायलेंट है, ये कितना है, ये कितना, और ये तो मत पूछो। देखो सारे ही क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव आप प्लिनियन को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जो कि प्लिनी के नाम पे पड़ा हुआ है। उसके बाद है पिलियन, पिलियन में भी आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे निकला और फिर इधर पूरा इधर फैल गया, ठीक है। इसमें भी एशेस बहुत सारे निकल रहे हैं। ये वुल्कानियन है जिसमें क्या कॉलीफ्लावर टाइप का शेप बन रहा है थोड़ा, हाँ, तो इसको आप बोल सकते हो वुल्कानियन इरप्शन हो रहा है ये। और ये हमारा स्ट्रोम्बोलियन है जिसमें आप देख सकते हो कि चिंगारियाँ बहुत निकल रही हैं, ठीक है, इसमें भी निकल रही हैं। तो ये जो हम हमारे ब्लास्ट होते हैं ना, जो हम पटाखे जलाते हैं, तो जो चिंगारियाँ निकलती हैं उस तरह के इसमें भी निकलती हैं बहुत ज़्यादा। ओके, अब है मटेरियल्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। लगभग हमारा ये लास्ट टॉपिक है, और बाकी ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, जैसे कि हमारे जो टोपोग्राफीज हैं, जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्केनो का, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने नहीं किया है। तो इसमें हम मटेरियल्स देख लेंगे। पहला होगा गैसियस, दूसरा होगा हमारा लिक्विड, और तीसरा आई डोंट नो, देखते हैं, सॉलिड स्टेट। यही तो तीन है हमारे स्टेट, तो यही हो सकता है। वोल्केनिक मटेरियल्स डिस्चार्ज ड्यूरिंग इरप्शन। Volcanic materials discharged during eruption include gases and vapor, lavas, fragmental. Volcanic materials discharged during eruption includes gases and vapor, lavas, fragmental materials and ashes. ठीक है, जो वोल्केनिक मटेरियल्स हैं इरप्शन के टाइम में जो निकलते हैं उसमें क्या होता है, गैसेस होते हैं हमारे, वाटर वेपर्स होते हैं, लावास होते हैं, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स होते हैं, और राख होती है। At the time of volcanic eruption, all kind of the rocky materials, minerals, gases and water vapor come out with a high temperature and spread to the surface of atmosphere. The substances are found mainly in three states. देखो, जितनी भी चीज़ें हमारी इरप्शन के टाइम में बाहर आती हैं, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में बाहर आई, तो हमारे अर्थ सरफेस पे वो तीन स्टेट में देखने को मिलेंगी। पहला तो वो गैसियस स्टेट, दूसरा वो मॉल्टेन स्टेट लिक्विड, और तीसरा वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो आप सर्च करके देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो काफ़ी दूर तक वो फैल जाता है, तो जैसे ही निकलेगा वो लिक्विड में ही फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, तो वो लिक्विड स्टेट में हमें मिल गया। अभी हमने देखा बहुत सारे वोल्केनोज में क्या निकले, हमारे एशेस, बहुत सारे धुआं, गैसेस, ये सब थे, तो वो भी हमने देख लिया। और तीसरा क्या, हमारा सॉलिड स्टेट, तो वो तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं ना, कि जैसे ही चीज़ें निकलती हैं तो टेम्परेचर कम होने की वजह से जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर मिल गया, सॉलिडिफाई हो गई, तो तीनों स्टेट तो हो गया हमारा। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली इधर लिखा हुआ है। तो various gases and water vapor at the same time of volcanic eruption at high temperature spreads rapidly like fountain in the atmosphere. जैसे ही eruption होता है तो जितने भी gases होते हैं, water vapor होते हैं,
वो निकल के एकदम फाउंटेन की तरह, जो फव्वारे होते हैं ना उनकी तरह एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। आप देख सकते हो कॉलीफ्लावर और फव्वारे की तरह कैसे हमारे गैसेस फैले हुए थे। इन फैक्ट दिस सब्सटेंस इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर वोल्केनिक एक्शन। वोल्केनिक एक्शन के लिए ये सारे सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ही गैसेस स्टेट स्टार्ट होता है ना बनना हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ में, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिनकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन हमारे अधिकतर होते रहते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड देम इज मोर देन 2/3, एंड जो वाटर वेपर हमें देखने को मिलेंगे इनमें ना इन मटेरियल्स में वो 2/3 होंगे लगभग। And apart from this, carbon dioxide, monoxide, sulfur and sulfur dioxide, hydrochloric gas, nitrogen, ammonia and other acidic poisonous gases come out and spread in the atmosphere. अब ऐसा नहीं है कि जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल रही है, बहुत अच्छे गैसेस निकल रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन निकल रहा है जो कि हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे पॉइजनस गैसेस भी आते हैं, निकलते हैं। एंड आप देख सकते हो कि कौन कौन से गैसेस हैं पॉइजनस। बाकी के हैं हमारे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस गैसेस देयर इज अ फैटल इफेक्ट ऑन सराउंडिंग फ्लोरा फाउना एंड ह्यूमंस। तो ये जो गैसेस निकलते हैं ना वो इतने ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होते हैं कि आसपास के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जो पशु पक्षी होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं आसपास में, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उनमें। बहुत ज़्यादा क्या होती है उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, next one is solid state. Apart from dust and ash, other solid materials mainly consist of boulders. इसमें क्या होता है, boulders होते हैं, rocks होते हैं। solid state में और क्या होगा, dust and ashes, राख के अलावा। few substances are solid and dense while some are porous like beehive. कुछ जो होते हैं एकदम सॉलिड होते हैं, एकदम कठोर होते हैं, और कुछ बिहाइव की तरह होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं जिनमें छिद्र होते हैं। एंड स्मॉल ग्रेनुअल पीसेस आर कॉल्ड सिंडर्स विच आर शार्प। कुछ स्मॉल पीसेस भी होते हैं रॉक के जिनको हम सिंडर्स कहते हैं और वो काफ़ी नुकीले होते हैं। एंड जो ऐश के पीसेस होते हैं, जो हमारी राख के टुकड़े होते हैं, उनको हम टफ कहते हैं। लार्ज पीसेस आर कॉल्ड लैपिली। जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं क्या के जो रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको लैपिली कहेंगे, विच आर इन द शेप ऑफ बैटल नट एंड अनियन। ठीक है, ये अनियन के शेप में होते हैं। और बैटल नट मतलब क्या होता है, बैटल नट मतलब होता है सुपारी। ठीक है, तो इन सब के शेप में हमें देखने को मिलता है। लार्जर फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड प्यूमाइस। अब इनसे भी बड़े जो फ्रेगमेंट्स होंगे उनको हम प्यूमाइस कहेंगे, जाम्बा। एंड लार्जर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ब्लॉक और रॉक। और जो उससे भी बड़े होंगे उनको हम क्या कहेंगे, रॉक कहेंगे। बोथ बॉम्ब एंड प्यूमाइस ऑल द फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म आफ्टर द इरप्शन, बट दे आर एबल टू अज्यूम अ स्पेशल शेप ओनली आफ्टर कूलिंग ऑफ एसिडिक लावा। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में बनेंगी, लेकिन आप उनको पूरी तरह से जब ये कूल हो जाएंगे तभी उनका आपको एक स्पेशल फॉर्म देखने को, एक स्पेशल शेप देखने को मिलेगा। वोल्केनिक फॉर्म बॉम्ब्स कैन बी सर्कुलर, इलेप्टिकल और इलोंगेटेड लाइक मिलिट्री बॉम्ब, दैट इज ऑफ एनी साइज एंड एक्सपेंशन। किसी भी साइज का, किसी भी विस्तार का हो सकता है, ठीक है, सर्कुलर हो सकता है, इलेप्टिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है। When the water vapor spread in the atmosphere cools and takes the form of dense cloud, sometimes heavy rain can also occur. अब देखो वाटर वेपर निकला तो निकलने के बाद क्या होगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो उसके बाद ना होता है काफ़ी ऊंचाई तक जाता है, जिसकी वजह से ना डेंस क्लाउड भी फॉर्म होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेवी रेन भी अकर होता है। ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ डस्ट एस एंड गैसेज विथ सच रेन वाटर रेन्स इन अ स्वैम्पी फॉर्म, दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ वोल्केनिक स्वैम्प और वोल मड फ्लो। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो रेन होंगे तो काफ़ी डस्ट, काफ़ी एस और काफ़ी गैसेस इसमें मिले हुए होंगे, तो इसकी वजह से ये स्वैम्पी फॉर्म में, दलदली फॉर्म में होता है, इसलिए इसको वॉल मड फ्लो या फिर वोल्केनिक स्वैम्प भी कहते हैं। आगे हमारे पास है लिक्विड स्टेट। व्हेनेवर वोल्केनो इरप्ट्स द लावा कमिंग आउट फ्रॉम देयर इज फाउंड इन बोथ थिक एंड पिनरेट, इट मीन्स लेस थिक फॉर्म्स। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी गाढ़ा होता है, बोथ थिक भी होता है, मतलब काफ़ी गाढ़ा है, एंड कम गाढ़ा, गाढ़ा नहीं कम गाढ़ा भी होता है। ठीक है, व्हेन द अमाउंट ऑफ सिलिका इन लावा इज हाई, जब लावा में सिलिका का अमाउंट हाई होगा तो ये सॉलिड में बन जाएगा तुरंत। ठीक है, एंड बिंग आफ्टर लाइट कलर्ड एंड थिक। ओके, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट कलर का होता है और थिक होता है।
ओके। एंड जब अमाउंट ऑफ सिलिका क्या होगा, लावा में कम होगा तो ये थीनर होगा, थिक नहीं होगा, मतलब आप समझो तो ये लेस थिक होगा, पेनिट्रेंट होगा, सॉरी पेनिट्रेंट बोल रही थी मैं, पेनिट्रेंट होगा एंड ब्लैक कलर का होगा। इधर क्या था, लाइट कलर था, लेकिन जब अमाउंट ऑफ सिलिका क्या होगा, डिक्रीज करेगा तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। एंड इट कंटेन्स मोर हैवी सब्सटेंसेस, इट कूल स्लोली एंड स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये बहुत धीरे धीरे कूल होगा जब लिक्विड स्टेट में होगा तो, एंड काफ़ी दूर तक फैल जाएगा। आप देखना वोल्केनिक इरप्शन का वीडियो, उसमें दिखेगा बहुत सारा ऐसा वीडियो जिसमें इरप्शन यहाँ पे हो रहा है और काफ़ी दूर तक ये फैलते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, लिक्विड स्टेट वाला हो गया। इट फॉर्म्स हार्ड रॉक्स लाइक बासाल्ट एंड एंडेसाइट। तो आपको याद रखना है कि लिक्विड स्टेट में जब ऐसा होता है तो हमारे बासाल्ट जैसे रॉक क्रिएट होते हैं, बनते हैं। व्हेन देयर इज मोर लिक्विड इन लावा इट स्प्रेड्स फार एंड वाइड ऑन द सर्फेस थ्रू क्रैक्ड आउटफ्लो। अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन लावा इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। तो अब लावा में अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो ये बहुत दूर तक जाएगा। अभी तो ये कम ही दूर था ना, अभी और दूर तक जाने लगेगा और फिर धीरे धीरे करके मतलब बहुत टाइम लगेगा इसको सॉलिडिफाई होने में। अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन, केमिकल के बेसिस पे जैसे कि हमारा सिलिका हो गया ना, तो सिलिका के बेसिस पे कि कितना सिलिका है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है फेल्सिक लावा जिसमें सिलिका 74% है, तो ये थिकर होता है क्योंकि लावा नहीं सिलिका ज़्यादा है तो थिकर होगा। अब इंटरमीडिएट लावा, इसमें क्या है 58% है, तो ये समझो तो मीडियम होता है, इसमें सिलिका ज़्यादा नहीं होता। लेकिन माफिक लावा में क्या होता है, सिलिका 49% ही होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है कि कौन से मटेरियल्स हैं, कौन से स्टेट में होता है ये। और अभी हमारा जो बेसिकली बचा हुआ है वो 2 ही टॉपिक है, एक तो टोपोग्राफी जो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू क्रिएट होती हैं, एंड दूसरा है हमारा क्या, दूसरा है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के देख लेना, जब मैं सेकेंड वीडियो अपलोड कर लूँगी तब जाकर देखना, तब आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।